प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों में मार्क्सवादी सिद्धांत सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने न केवल राजनीतिक विचारधारा को नई दिशा दी है, बल्कि विश्व राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मार्क्स के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों को समझने के लिए मार्क्स से पूर्व के दार्शनिकों के राज्य संबंधी विचारों को समझना अति आवश्यक है। राज्य को कुछ विचारक प्राकृतिक संस्था मानते थे और कुछ विचारक राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम मानते थे। इस तरह कुछ विचारक राज्य को एक उपयोगी संस्था मानते थे, जबकि कुछ अन्य विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। मार्क्सवादी विचारक राज्य को न तो ईश्वरीय संस्था मानते हैं और न ही किसी समझौते का परिणाम मानते हैं। उनके विचारानुसार राज्य का उदय सामाजिक विकास के फलस्वरूप हुआ है। यह समाज के दो वर्गों के बीच संघर्ष का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति की मार्क्सवादी धारणा को समझने के लिए कुछ मूल सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। इन मूल सिद्धांतों में प्रथम है प्रारंभिक समाज। मार्क्सवाद के अनुसार मानव इतिहास में एक ऐसा भी समय रहा है जब राज्य नहीं था। प्रारंभिक समाज में लोग छोटे छोटे कुटुंबों या समुदायों में रहते थे। कुटुंब के ऊपर परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता था। इस युग में मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी, इसलिए उत्पादन के तरीके भी बहुत सरल थे। लोग फल फूल खाकर या पशुओं का शिकार करके अपना निर्वाह करते थे। किसी के पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो दूसरों का शोषण कर सके, यानी कि इस समय में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता था। प्रारंभिक समाज वर्ग विहीन था। उस समय न तो कोई मालिक था, न कोई दास, और न कोई शासक था, न कोई शासित। किसी के भी दमन की आवश्यकता नहीं थी और न ही किसी के विरुद्ध शक्ति या हिंसा के प्रयोग की जरूरत थी। इस युग में राज्य नाम की कोई संस्था नहीं थी। उस समय सभी सामाजिक बंधनों का आधार रीति रिवाज या परंपराएं थी। परंपराएं ही समाज में शांति व व्यवस्था की स्थापना करती थी। इस युग में वास्तव में पूर्ण समाजवाद था। प्राकृतिक साधनों पर सभी का समान अधिकार था। इस युग को मार्क्सवादियों ने आदम साम्यवाद के युग का नाम दिया है। इसमें आगे आता है दासों पर स्वामित्व वाला समाज, यानी कि आदिम साम्यवादी समाज ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। समय बीतने के साथ साथ उत्पादन प्रणाली में बदलाव आने लगा। कुछ कबीलों में भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को मारने की बजाय उनको पालना शुरू कर दिया। इससे समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक वे व्यक्ति जिन्होंने पशुपालन शुरू किया और दूसरा वे व्यक्ति जिन्होंने पहले वाली व्यवस्था को बनाए रखा। पशुपालन करने वाले लोगों ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन आरंभ कर दिया। उनके पास न केवल दूध और मांस अधिक मात्रा में थे, बल्कि अन्य प्रकार की चीज़ें भी आवश्यकता से अधिक होती थी। इसके फलस्वरूप ये लोग दूसरे लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने लगे, जिससे विनिमय प्रणाली का उदय हुआ। पहले विनिमय कबीले के सरदार द्वारा होता था, परंतु बाद में व्यक्तिगत स्तर पर होने लगा। मार्क्स का मत है कि विनिमय प्रणाली ने व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया। पशुपालन के पश्चात धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करनी शुरू की। इससे कबीले स्थायी रूप से रहने लगे। एक कबीला दूसरे कबीले को युद्ध में हराकर
उनके सदस्यों को गुलाम बना लेता था और उनसे खेती का काम करवाता था। इससे दास प्रथा यानी कि गुलाम प्रथा का आरंभ हुआ। विश्व के अधिकांश देशों में गुलाम प्रथा समाज का अंग बन गई। गुलाम प्रथा ने समाज को दो भागों में बांट दिया, मालिक और दास। भूमि तथा उत्पादन के साधनों पर मालिकों का स्वामित्व था। दासों से जबरदस्ती काम लिया जाता था और उनको खाने के लिए इतना ही भोजन दिया जाता था जिससे कि वे जीवित रह सकें। उनकी हालत पशुओं से अच्छी नहीं थी। यहीं से शोषण की शुरुआत हुई और इसी से राज्य नामक संस्था का उदय हुआ। तो इसमें आगे आता है राज्य का उदय। गुलामों पर अधिकार बनाए रखने के लिए मालिक हिंसा और दमन का सहारा लेने लगे। मालिकों में से ही एक दबंग व्यक्ति शासक बन बैठा। मालिक अपनी संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए राज्य के माध्यम से काम करने लगे। अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाए गए, अधिकारियों की नियुक्ति की गई, पुलिस और जेल खाने बनाए गए। प्रारंभिक राज्यों का स्वरूप बहुत अधिक विकसित और संगठित नहीं था। छोटे छोटे राज्य होते थे और ये राज्य बहुत कमजोर होते थे और उनका उद्देश्य केवल गुलामों का दमन करना और शोषण करना था। इन राज्यों में सरकार के स्वरूप में भी भिन्नता पाई जाती थी। कहीं राजतंत्र था, कहीं कुलीन तंत्र था, तो कहीं गणतंत्र प्रणाली भी प्रचलित थी। इसमें आगे आता है सामंती युग। राज्य का तेजी से विकास सामंती युग में हुआ। धन के उत्पादन में भूमि का महत्व बढ़ जाने के कारण सामंती युग की शुरुआत हुई। भूमि का मालिक राजा होता था और राजा ने अपने साथियों में भूमि को बांट दिया, जिन्हें जागीरदार या सामंत कहा जाता था। जागीरदार या सामंत स्वयं खेती नहीं करते थे, वे किसानों को अपनी भूमि टुकड़ों में बांटकर दे देते थे और किसान भी दासों के साथ मिलकर के खेतीबाड़ी का काम करते थे। इस प्रकार किसानों की दशा भी दासों जैसी होती थी। इस युग में किसानों और दासों ने कपड़ा बुनने, रंगाई, औजार बनाना, बर्तन बनाना इत्यादि शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने से यातायात के साधन विकसित हुए और नगरों की स्थापना हुई। आर्थिक व्यवस्था में जटिलता आने के कारण सामंती समाज में भी जटिलता आ गई। सामंतों और जागीरदारों ने दमन और हिंसा के जरिए अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। इस प्रकार के कानून बनाए गए जिससे जमींदारों की किसानों और दासों के ऊपर प्रभुसत्ता बनी रहे। समाज स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया। एक ओर भूमिपति और व्यापारी थे जिनके हाथ में सत्ता थी, जबकि दूसरी ओर किसान तथा दास थे जिनका शोषण किया जाता था। इस युग में राज्य अधिक शक्तिशाली बना और सामंतों ने राज्य को शोषण का साधन बना दिया। इसमें आगे आता है पूंजीवादी राज्य। राज्य का सही विकास पूंजीवादी युग में हुआ, जिसकी शुरुआत मध्य युग के बाद हुई। मशीनों के आविष्कार से बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी। हाथ से काम करने वाले कारीगरों के लिए गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रहा। उद्योगपतियों को इस तरह से सस्ते मजदूर मिलने लगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम आदि देशों में उद्योगों से उद्योगपतियों का बड़ी तेजी से विकास होने लगा। उद्योगपतियों ने मिलें खोलकर श्रमिकों का शोषण शुरू किया और दिन प्रतिदिन अधिक धनवान बनते गए। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो भागों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग ने श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य रूपी यंत्र का प्रयोग किया और राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्सवाद के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष से पैदा हुआ है, क्योंकि आदिम साम्यवादी समाज में
राज्य नहीं था, उस समय वर्ग भी नहीं थे। और जैसे जैसे आदिम साम्यवादी समाज खत्म हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ, समाज दो भागों में बट गया और राज्य भी पैदा हो गया। और विभिन्न वर्गों के संघर्ष के कारण राज्य को मजबूती मिली है और राज्य मजदूरों का, गरीबों का शोषण करता है। इसलिए मार्क्स कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के सभी मजदूर एकत्रित हो जाएंगे और क्रांति के द्वारा इस पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकेंगे और राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य का समापन हो जाएगा और फिर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और वह सही मायने में साम्यवादी समाज कहा जाएगा।